नमस्कार। फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। साथियों, सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, परंतु अभी सबसे ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी जो है उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि हैदराबाद से उठकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मन बना के वहाँ पहुँच रहे हैं या पहुँच गए समझिए। उनके द्वारा ये ऐलान किया गया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, परंतु इससे पहले उनको ये एक भूमिका बनानी थी कि किस आधार पे उत्तर प्रदेश में पैर रखा जाए। क्या ऐसा कोई हथियार मिले हमें जिससे कि मुस्लिम समुदाय को लामबंद किया जाए, केंद्र सरकार को नीचा दिखाते हुए मुस्लिम को ऊपर दिखाते हुए उनके अधिकारों के लिए एकजुट किया जाए। तो ये एक मौका था जो उनको मिल गया बड़ी जल्दी, और वो मौका उनको मिला अभी हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद, जब काफ़ी समय तक केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया, और उसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा अब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की क्रूरता के ऊपर चिंता व्यक्त करना, वहाँ की महिलाओं पे अत्याचार करना, वहाँ के बच्चियों पे अत्याचार करना, इस पर चिंता व्यक्त की गई केंद्र सरकार द्वारा। तो मानो ओवैसी जी को एक हथियार मिल गया। उन्होंने तुरंत भारत की तुलना तालिबान से कर दी और यह कह दिया कि हिंदुस्तान में भी महिलाओं की हालत कोई अच्छी नहीं है, यहाँ की हालत अच्छी नहीं है, कोई अखलाक जैसे लोगों के बेवा की बात नहीं करता, कोई हरदोई में जो सरेआम एक व्यक्ति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है उसकी बात नहीं करता, 9.5 लाख जो है बच्चियाँ यहाँ से गायब हो जाती है उसकी बात नहीं करता। तो ओवैसी जी, आप ही बताएं, क्या तालिबान के लिए आप में इतना प्यार है या इतनी हमदर्दी आपके पास क्यों है कि आप वहाँ की तुलना भारत से करते हैं? क्या आप भी भारत में शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि जो यहाँ का मुस्लिम जो शांति से रह रहा है उसको इन बातों से, आपके इन बातों से तकलीफ होगी, या सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ये लामबंद करने के लिए कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम के बारे में सोचता हूँ? सही बात तो ये है कि ओवैसी जी, उनके भाई अकबरुद्दीन अपने जहरीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ वे मुस्लिम जो उपेक्षित हैं, जहाँ तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँची, या जिनको लगता है कि इनकी बातें जो है सही हैं, वो इनका साथ देते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 2 सीट ले गए, उसके बाद इनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, फिर बिहार में 5 सीट ले गए, महाराष्ट्र में 1 लोकसभा सीट भी AIMIM की पार्टी ले गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नफरत की राजनीति ओवैसी जी करके कितनी सीटें ले जाएंगे, और फिर इनका मुकाबला अपने ही मुस्लिम भाइयों से है। मेन मुकाबला समाजवादी पार्टी से, जिसके ज़्यादातर कैंडिडेट जो है मुस्लिम होते हैं, ज़्यादातर सपोर्टर उनके मुस्लिम हैं। इनके ओवैसी जी का खुद का कहना है कि समाजवादी पार्टी जहां पर 18% मुस्लिम हैं और 15% यादव हैं, उनके बल पे चुनाव जीतती है। तो क्या जो 11% वोट लेकर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमारे पास 18% है, हम 18% मुस्लिम, तो क्या हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? तो ठीक है, हमारा ये मानना है ओवैसी जी, आप 18% है, आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, बनिए। लेकिन अगर आप सिर्फ नफरत की राजनीति करेंगे तो जनता आपको क्या मुख्यमंत्री के लायक समझेगी, या आपको क्या उतने सीटें मिल पाएंगी? भले ही आप 100 सीटें कर लें। अभी मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करना कि वो जहाँ से खड़े होंगे हम उनके
खिलाफ किसी कैंडिडेट को खड़े नहीं करेंगे। बीएसपी द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखा देने के बाद आपका प्यार उमड़ा मुख्तार अंसारी की तरफ और आपने इस तरह की, तो क्या इस तरह के लोगों को लाकर ओवैसी जी वहाँ पे अपनी सत्ता काबिज कर पाएंगे? ये ओवैसी जी को समझना पड़ेगा और उनकी जो जहरीली भाषा है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में से आने से पहले अपने होर्डिंग लगवाना, उस पर फैजाबाद लिखना, अयोध्या का जिक्र नहीं करना। उनको ये महसूस होता है कि अगर अयोध्या लिख दिया तो ही मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे। उनको ये लगेगा कि ये हिंदू के प्रति जो है ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, जबकि सही बात ये है कि इन्होंने कभी हिंदुओं की बात ही नहीं की और ना कभी हिंदू को साथ लेके चलने की बात की। यही कारण है कि योगी जी के राज में आज वहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं गरीब तबके के, हर वर्ग के तबके को मिल रही, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, या उन्होंने अपनी जाति के लोगों का भला किया। इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड में लेके आऊँगा, अलग अलग पार्टी का, बीएसपी, एसपी और इनका, कि उन्होंने अपने राज में क्या किया। बट अभी जो योगी राज है उसमें विकास हुआ, सड़कें बनी और केंद्र सरकार की जनधन योजना के तहत खाते खुले, वो हर गरीब के खाते खुले, हर गरीब के खाते में पैसे जा रहे हैं, हर गरीब को अनाज मिल रहा है जो योगी जी के द्वारा चलाया गया है। तो ये जो योजनाएं हैं जो गरीब तबके तक जा रही है, और 3 तलाक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंध लगाई है और उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। इन्हीं बातों के साथ मैं ओवैसी जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप भले ही राजनीति करें, भले ही अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ भी करें, लेकिन हिंदू और मुस्लिम करके उनमें नफ़रत ना फैलाएं, क्योंकि ये जो आपकी जो नफ़रत की भाषा है, या जो जिस तरीके से आप सबको लामबंद करके उनके अंदर जो देश के प्रति या हिंदुओं के प्रति जो द्वेष भावना की एक लहर सी ला देते हैं, उन चीज़ों को दूर करके ही आप कभी सत्ता में सफल हो सकते हैं। अन्यथा मुस्लिम भी जानते हैं, आज का मुस्लिम जो है पढ़ा लिखा है और यूपी में खास करके चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अमन चैन की बात करता है, विकास की बात करता है, नफ़रत की बात नहीं करता। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए ओवैसी जी को आगे अपने जो है कार्यशैली को चेंज करना पड़ेगा। आगे अपने भाषणों में भाषा का प्रयोग जो है संयम के साथ करना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अनिल कुमार मिश्रा, फाइनल पोस्ट से नमस्कार।